हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के टॉपिक को, यानी दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस इन सारे टॉपिक्स पर रहेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा। उसके बाद हम समझेंगे दस्तावेजी साक्ष्य कितने टाइप्स का होता है, उसके क्या काइंड्स होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे प्राइमरी एविडेंस यानी प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, और समझने वाले हैं हम सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएससी के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में अपने मौखिक साक्ष्य की परिभाषा से स्टार्ट किया था, उसी तरीके से आज की वीडियो में भी हम सबसे पहले दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा की अगर बात करें तो ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 में दी गई है, और इसके हिसाब से न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो भी दस्तावेज़ें पेश की जाती हैं वही दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। तो ये थी एक लाइन में इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा अगर हम इसके प्रकार की बात करें कि डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होता है वो कितने काइंड्स होते हैं इसके, तो ये दो ही टाइप का होता है। एक होता है, देखो यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस जिसको हम प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं, और एक होता है सेकेंडरी एविडेंस यानी जिसको हम द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं। तो दोनों ही टाइप्स को हम समझेंगे। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं। अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट खुद ओरिजिनल फॉर्म में कोर्ट में पेश किया जाता है, मतलब खुद वो ओरिजिनल चीज़ प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाती है, ठीक। और जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी वगैरह होती है वो यहाँ पर आपकी सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगी। तो वो चीज़ें तो हम आगे समझेंगे, और इसमें देखेंगे कि एविडेंस में क्या क्या चीज़ें प्राइमरी एविडेंस के अंदर रखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे साक्ष्य अधिनियम में इसके अंदर सेकेंडरी एविडेंस के अंदर रखी गई हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो सेक्शन 56 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो क्या कहता है। तो सेक्शन के हिसाब से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसमें जो भी कंटेंट है, अगर आपको उसको प्रूफ करना है तो आप दो ही चीज़ों से प्रूफ कर सकते हो। या तो आप उसको सबूत दोगे प्राइमरी साक्ष्य के द्वारा, या तो अगर आपको उसको कोर्ट में पेश करना है तो आप उसका प्राइमरी साक्ष्य दो, मतलब उसका प्राथमिक साक्ष्य दो, या फिर आप उसका द्वितीयक साक्ष्य दो। मतलब दो ही तरीके हैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक। जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था ना, उसमें लिखा था कि आप कोई भी फैक्ट का ओरल एविडेंस दे सकते हो, लेकिन सिवाय किसके, डॉक्यूमेंट के कंटेंट के। डॉक्यूमेंट के कंटेंट को छोड़कर अगर कोई भी फैक्ट को आपको प्रूफ करना है तो आप उसका ओरल एविडेंस दे सकते हो सेक्शन 54 के हिसाब से। लेकिन अब बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट की, तो अगर आपको उसे पेश करना है, उसको प्रूफ करना है, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो आप उसका प्राइमरी एविडेंस दो कोर्ट में, या फिर सेकेंडरी एविडेंस दो। तो यहाँ तक समझ आई चीज़ें क्या कहना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की। जैसा कि मैंने कहा कि हम प्राथमिक साक्ष्य के बारे में भी समझने वाले हैं। अब प्राथमिक साक्ष्य को, जैसे कि मैंने बताया कि कोर्ट के निरीक्षण के लिए पेश की गई इसमें दस्तावेजें आती हैं, यानी कि खुद आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी चीज़ का पेश कर रहे हो तो वो उसका प्राथमिक साक्ष्य होगा। लेकिन साथ ही साथ इस सेक्शन में वो सारी चीज़ें भी बताई गई हैं कि किसको आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से आप प्राथमिक दस्तावेज उसको मानोगे, उसको प्राथमिक साक्ष्य मानोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, जिनके हिसाब से अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट कई सारी मूल प्रतियों में है, मूल प्रति मतलब कई सारे हिस्सों में है, तो उस डॉक्यूमेंट का, उस दस्तावेज का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है कोई भी एग्रीमेंट। मान लो कोई एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट जितने पेजेस हैं और उन पेजेस पर जिन सब पर सिग्नेचर हैं, वो सब के सब आपके, वो सारे हिस्से जो होंगे वो आपके प्राइमरी एविडेंस होंगे। नेक्स्ट, अगर कोई डॉक्यूमेंट कई सारे प्रतिलेख में है, मतलब कई सारे काउंटर पार्ट्स में है, और वहाँ हर एक काउंटर पार्ट जो है वो उस पार्टी के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य होगा जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है, मतलब जिन्होंने उसको साइन किया है। नेक्स्ट, जहाँ दस्तावेज एकात्मक प्रक्रिया से बनाया गया है, एकात्मक प्रक्रिया
मतलब एक ही प्रोसेस में या तो प्रिंट हुआ हो, जैसे लिखा है ना मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में होता है, तो वहाँ हर एक डॉक्यूमेंट बाकी जितने भी विषय वस्तु है उन सबका प्राइमरी एविडेंस होगा। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर एक ही प्रोसेस से प्रिंट हुआ है, लिथोग्राफी हुई है या फोटोग्राफी हुई है, तो वो सारे के सारे आपके प्राइमरी एविडेंस है। जैसे एक एग्जांपल सुनो, ए जो है, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसकी अपनी एक फ़ोटो है। अब उस फ़ोटो से वो 10 फ़ोटो बनवा लेता है, तो सारी की सारी जो होंगी वो 10 फ़ोटो जो एक ही प्रोसेस से निकली हैं वो सब प्राइमरी एविडेंस है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, लेकिन जब जहाँ वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियाँ हैं वहाँ वे मूल की कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगी। मतलब अगर वो सभी एक कॉमन ओरिजिनल से बनाए गए हैं तो वो ओरिजिनल कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे। जैसे ए ने 10 फ़ोटो बनवाए, एक फ़ोटो से जिससे उसने क्या किया, 9 जो वो यूज़ कर रहा है वो अब एक ही फ़ोटो से उसने क्या किया, 6 फ़ोटो बनवा ली, तो 6 फ़ोटो उस एक कॉमन ओरिजिनल फ़ोटो का प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगी। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ये सारे पॉइंट हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि क्या आपके प्राइमरी एविडेंस के अंदर आएगा, तो इसलिए हमको इन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है और वो कई सारी फाइलों में रिस्टोर किया गया है, मतलब इकट्ठा करके रखा गया है, कलेक्ट करके, स्टोर करके, तो वो हर एक फाइल आपकी क्या होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें बताता है कि जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड किसी कस्टडी में पेश किया गया है, ठीक, किसी कस्टडी में था, किसी प्रॉपर कस्टडी में लाया गया है, तो वो प्राइमरी एविडेंस है जब तक कि उस पर कोई विवाद ना हो, उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, उस पर कोई डिस्प्यूट ना हो। जहाँ किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ स्टोर करके रखा गया है, किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो हर एक रिकॉर्डिंग भी आपकी प्राइमरी एविडेंस होगी। ठीक, किसी भी व्यक्ति को मान लो वो भेजी गई है, किसी को ट्रांसफ़र की गई है या ब्रॉडकास्ट की गई है, तो वो सब जो हो आपका क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को किसी कंप्यूटर संसाधन में एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर करके रखा जाता है, तो वहाँ हर वो जगह, मतलब हर वो चीज़ जहाँ पे उसको मल्टीपल स्टोरेज में रखा गया है, तो हर ऑटोमेटेड स्टोरेज प्राइमरी एविडेंस है, जिसमें आपकी टेम्परेरी फाइल्स भी आती हैं, लिखा है ना, अस्थायी फाइलें भी हैं। तो ये सारे के सारे आपके प्राइमरी एविडेंसेस होते हैं। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जिस सेक्शन में जो ये सारी चीज़ें, जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी प्राइमरी एविडेंस में आती है। मुर्रा का प्रॉपर्टीज़ वर्सेस बिहारी लाल मुर्रा का काफ़ी पुराना केस है और 1978 का केस है। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही रिलेटेड है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वोत्तम साक्ष्य ही कोर्ट में पेश करना चाहिए, मतलब जो सबसे बेस्ट एविडेंस होता है वही हमें कोर्ट में पेश करना है, और वो भी पार्टी के पास है, पक्षकार के पास है। अच्छे से अच्छा साक्ष्य क्या है, ये हर केस की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, उस केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर दस्तावेज खुद ही सबसे अच्छा साक्ष्य होता है। तो कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबसे अच्छा बेस्ट एविडेंस होता है। मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि सबसे बेस्ट एविडेंस ही हमें कोर्ट में पेश करना होता है, और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वही सेम चीज़ कोर्ट ने इस केस में कही है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट आता है हमारा द्वितीयक साक्ष्य, यानी सेकेंडरी एविडेंस। अब हमने प्राइमरी एविडेंस समझ लिया कि प्राइमरी एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक, वो पूरी लिस्ट हमने देख ली। अब हम देखेंगे हमारे सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। अब अगर किसी व्यक्ति के पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो वो सेकेंडरी एविडेंस पेश करेगा डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए, लेकिन किन सिचुएशन में डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस पेश करेगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे, जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें बस ये समझना है कि सेकेंडरी एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस की। तो यहाँ पे जो सेक्शन 58 है इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आती हैं। अब देखो क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले बात करता है ये सर्टिफाइड कॉपीज़ की, यानी प्रमाणित प्रतियों की। कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी है तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगी, इसको हम पेश कर सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट आता है मूल दस्तावेज के यांत्रिक तरीके से बनाई गई यहाँ पे प्रतिलिपियाँ, यानी जो भी कॉपी ओरिजिनल से बनवाई है ना,
जैसे ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा था ना अभी फ़ोटो वाला एग्जाम्पल, तो ओरिजिनल फ़ोटो से ए ने जो 6 फ़ोटो बनवाई थी वो प्राइमरी एविडेंस तो नहीं थी, लेकिन वो सारी की सारी यहाँ चल जाएंगी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर। नेक्स्ट है ओरिजिनल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियाँ। तो जो कॉपी ओरिजिनल से कंपेयर करके बनाई गई हो वो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस होगी। उन पार्टीज़ के खिलाफ दस्तावेज़ों के काउंटर पार्ट्स प्रतिलेख जिन्होंने उन पर साइन नहीं किया है, ठीक, तो जिन्होंने उनको एग्जीक्यूट नहीं किया है वो काउंटर पार्ट्स जो होंगे यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस होंगे। किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे देखा है दिया गया मौखिक वृत्तांत, तो उस व्यक्ति का ओरल डिस्क्रिप्शन जिसने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को खुद देखा हो, उनका ओरल डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस होगा। इसके बाद आती हैं ओरल एडमिशंस यानी मौखिक स्वीकृतियाँ, ठीक, जैसे अगर किसी ने मौखिक दस्तावेज के कंटेंट को स्वीकार किया हो। इसके बाद आती है लिखित स्वीकृतियाँ यानी रिटन एडमिशन, जैसे किसी ने लिखित में डॉक्यूमेंट का कंटेंट स्वीकार किया हो तो वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का साक्ष्य जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है, जिसके मूल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और जिसकी कोर्ट में जांच नहीं की जा सकती, तो ऐसे दस्तावेज की जांच करने में जो व्यक्ति कुशल है उसका यहाँ पे एविडेंस चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे पर्सन का एविडेंस आ जाएगा जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया हो और जिसके ओरिजिनल में कई सारे डॉक्यूमेंट हो और जिसने ईजिली, जिसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, और वो पर्सन ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने में एक्सपर्ट हो। यानी कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में बहुत सारे मान लो अगर डॉक्यूमेंट हो जो कोर्ट में आप आसानी से एग्जामिन नहीं किए जा सकते, तो एक कुशल व्यक्ति का एविडेंस भी यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस होगा और वो यहाँ पे चल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आप यही कोशिश करते हो कि अगर आपको कोर्ट में डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करना है तो आप प्राइमरी एविडेंस ही दोगे। अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो फिर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे आप क्या क्या दे सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक केस लॉ बनारसी दास बनाम शमन सिंह 1992 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो नोटरी होता है उसके द्वारा जो भी सर्टिफाइड कॉपी होती है उसको पेश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नोटरी को भी पेश करो। उसके द्वारा जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो अपने आप में एक सबूत होती है कि उसने उस डॉक्यूमेंट को देखकर ही अटेस्ट किया होगा, ठीक। तो वो यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी की बात हो रही है, जो अभी हमने सबसे पहला पॉइंट इसका पढ़ा था कि जिसको हम सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आई। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसमें आपका प्राइमरी एविडेंस, आपका सेकेंडरी एविडेंस। अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करोगे, और सेकेंडरी एविडेंस लेकिन आप किन सिचुएशन में पेश कर सकते हो वो पढ़ेंगे हम आगे, ठीक। तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं जिनमें हम अपना सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। तो वे सारी सिचुएशन जिनमें हम अपना सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं अब हम समझेंगे। देखो, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट का कंटेंट है उसमें आप सबसे पहले अपना प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में पेश करोगे उसको प्रूफ करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस प्रूफ करोगे, लेकिन वो भी कुछ सिचुएशंस में। अब वो सिचुएशंस क्या है ये हमें सेक्शन नंबर 60 बताता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो सबसे पहली सिचुएशन है जब आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करोगे कि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट को आपको साबित करना हो, या जो कोर्ट की पहुंच के बाहर हो, या जो उसे पेश करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड था, लेकिन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 64 में जो सूचना है, जो नोटिस है, नोटिस देने के बाद भी अब वो उसको पेश नहीं कर रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी एक परिस्थिति है तो आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। आप कोर्ट में ये चीज़ बता सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो ऐसे व्यक्ति के कब्जे में था और अब हम उसको पेश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अस्तित्व को उस पक्षकार या उसके प्रतिनिधि, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने उस चीज़ को एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट साबित होना है। यानी कि ये बताता है कि जब दूसरी पार्टी लिखित में मान ले कि जिसके खिलाफ उसे साबित करना है कि डॉक्यूमेंट का अस्तित्व, उसका कंटेंट या सिचुएशन क्या है, तो आप यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, वो चल जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नष्ट हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है या फिर खो गया है, मान लो जल गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, वो पानी में गिर गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नष्ट हो गया हो, खो गया हो, या साबित करने वाला पक्षकार खुद की चूक
मतलब उसकी खुद की गलती, खुद की लापरवाही के बिना, उसने कोई यहाँ पे लापरवाही नहीं की, उसके बिना ही वो डॉक्यूमेंट को रीजनेबल टाइम पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकता, युक्ति युक्त समय के अंदर पेश नहीं कर सकता है। तो ये तीसरी सिचुएशन है जिसमें आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। जब मूल को आसानी से कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, मतलब जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है या उसको आप आसानी से कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हो, ठीक, तो फिर क्या करोगे, सेकेंडरी एविडेंस दोगे। जब वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, जो सेक्शन 74 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सेकेंडरी एविडेंस चल जाएगा। जब जो मूल डॉक्यूमेंट होता है उसकी जो अटेस्टेड कॉपी होती है, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो साक्ष्य अधिनियम में या इंडिया में लागू किसी लॉ के द्वारा उसका एविडेंस देने की अनुमति मिल जाती है, तो अगर ऐसा है तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कई सारे डॉक्यूमेंट से मिलकर बना हो और कई सारे न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स में हो और कोर्ट में उसे सुविधापूर्वक उसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी परीक्षा नहीं हो सकती है, तो अगर ये सारी सिचुएशंस हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकेंडरी एविडेंस उस चीज़ का दोगे। हालांकि इसमें काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, टोटल 4 एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन में, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से खंड के अंदर जो सेकेंडरी एविडेंस बताया गया है उसमें आप क्या क्या दे सकते हो, ठीक। तो पहले वाले में तो आप ये बताया गया है कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हो, जो भी खंड है A, C और ये 6 वाला है ना, तो इसमें तो आप कोई भी दे सकते हो। इसके अलावा लिखित स्वीकृति चल जाएगी खंड B में, और ये जो 2 खंड हैं इनमें अगर डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो एडमिसिबल है, लेकिन किसी भी तरह का और दूसरा कोई सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो ये लास्ट वाला था जिसमें का जो डॉक्यूमेंट था वो कई सारे फॉर्म में था, कई सारे न्यूमरस फॉर्म में था, तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा कुशल व्यक्तियों की जो राय होती है वो चल जाएगी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। केस लॉ भी हमने देखे जो भी इम्पोर्टेंट थे, तो हमने समझा प्राइमरी एविडेंस में क्या क्या आता है, सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आता है, और डॉक्यूमेंट जो होता है उसके जो कंटेंट है उसको या तो आप प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करोगे या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ करोगे। अच्छा, एक बात और, ये जो आपका लास्ट में हमने टॉपिक देखा कि वो कौन से सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस अपना दे सकते हैं। तो थोड़ी सी सिचुएशंस याद रखना कि कब हम अपना सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए। तो ये जितने भी टॉपिक थे ना, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर LLB में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो LLB के एग्ज़ाम के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ BSA की नेक्स्ट वीडियो में।